हेलो स्टूडेंट्स। तो आई थिंक यू लाइकिंग माय वीडियोस और जैसा मैंने बोला आपको कमेंट करने के लिए, तो वीडियो देख के कमेंट जरूर करिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने देख लिया था बेटा डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते, बट मैंने आपको बोला था बेटा रेंज पूरा मैंने अभी नहीं पढ़ा है। रैशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज फाइंड करने वाले क्वेश्चन अपने रिमेनिंग है ना। तो डोमेन आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेंज के फर्दर जो वैरायटी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने पहले स्पेसिफिक पैटर्न में लिया, जब आपके पास स्क्वायर रूट में कोई एक अलजेब्रा में यानी आपके ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, तब आप इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन स्क्वायर रूट में दे रखा है, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए क्या पैटर्न आने वाला है, इसको अपन पहले डिस्कस करते हैं। तो बेसिक से चालू करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मुझे इसकी रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने से पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो रेंज होता है मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, है ना, नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इटसेल्फ। तो यदि मैं यहाँ पे रेंज ऑफ रूट एक्स की बात करूं, तो मैं किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं रूट एक्स की वैल्यू की। तो पहला तो आपको माइंड में ये सेट रखना है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में दे रखा है फंक्शन, है ना, तो स्क्वायर रूट की कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। नेगेटिव इसका आंसर कभी भी नहीं आ सकता, इसका आंसर हमेशा जीरो या फिर पॉजिटिव ही आने वाला है। ये बात तो आपको क्लियर है। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। ये तो आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, है ना। ये बेसिक चीजें आपको माइंड में सेट रखो कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, लीस्ट वैल्यू तो जीरो होगी। ठीक है। अब अपन को दूसरा देखना है कि जीरो से ये कहां तक जा सकता है, ये अपन को थोड़ा सा देखना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जैसे रूट एक्स है मेरे पास, तो रूट एक्स में मैं एक्स के प्लेस पे, मैं इसके डोमेन की बात करता हूं, तो उसके डोमेन में मैं एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं। एक्स की जगह पुट कर सकता हूं 0 1 2 3 एंड ऑल, मतलब टिल ऑल रियल नंबर्स 0.1 एंड ऑल, मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑब्वियसली पुट नहीं करूंगा एक्स की जगह। 0 टू इंफिनिटी में नंबर रखूंगा, और जब मैं 0 टू इंफिनिटी एक्स के प्लेस पे नंबर रखने वाला हूं, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो भी 0 टू इंफिनिटी आने वाला है। ठीक है। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? लीस्ट वैल्यू इसकी 0 रहने वाली है। ये टिल इंफिनिटी तक जाने वाला है, 0 इसका आंसर आ सकता है, तो 0 कैन बी इंक्लूडेड। तो मैं कह सकता हूं कि रूट एक्स की जो रेंज आएगी वो 0 टू इंफिनिटी आएगी। मतलब मेरे पास जो इसका आंसर आएगा मिनिमम 0 आएगा, बाकी सारे रियल नंबर ये आंसर में ले सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है। तो ये आपको माइंड में सेट रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो मिनिमम वैल्यू 0 की, 0 से छोटा नहीं जाएगा वो। दूसरा पैटर्न देखते हैं। अब उसने x की जगह x-3 कर लिया है। ठीक है बात। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होने वाली है? लीस्ट वैल्यू तो हमें पता है इसकी 0 होने वाली है। 0 से छोटा आंसर तो ये नहीं आ सकता है, तो लीस्ट वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है बात। 0 इंक्लूड हो जाएगा कि जब मैं x की जगह यहाँ पे 3 रखूंगा, x की जगह जब यहाँ 3 रखूंगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा, इस पूरे का आंसर बढ़ते जाएगा और स्क्वायर रूट का आंसर भी बढ़ते जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर इंफिनिटी तक जाने वाला है। इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में आ गया। अब ये तो दोनों सिंपल केस थे, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको भी वैसे एनालिसिस करते हैं अपन। इसको यदि आप एनालिसिस करेंगे तो लीस्ट वैल्यू क्या जाने वाली है? इसकी लीस्ट वैल्यू 0 जाने वाली है ना, जो अपन ने देख रखा है। तो 0 तो लीस्ट वैल्यू होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो जब मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो मेरे को एक्स की वैल्यूज को देखना पड़ेगा। तो मैं एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पुट कर पाऊंगा, तो पहले तो उसको देख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, जरा देखो, दिमाग लगाओ। तो एक्स की वैल्यू में नेगेटिव डाल सकता हूँ यहाँ पे, पहले तो ऐसा सोच लेते हैं। तो हाँ, मैं एक्स की वैल्यू में नेगेटिव डाल सकता हूँ। और क्या एक्स की पॉजिटिव वैल्यू डाल सकता हूँ? हाँ, डाल सकता हूँ। बट एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कहां तक डाल सकता हूँ मैं? मैक्सिमम एक्स की वैल्यू में जो पॉजिटिव में रख सकता हूँ वो 3 रख सकता हूँ, क्योंकि 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द डोमेन 3 शुड बी, ये मेरे पास कंडीशन आएगी। तो x की वैल्यू 3 से क्या आने वाली है? हमेशा कम। तो नेगेटिव वैल्यूज तो मैं पुट कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सोचना होगा। जब मैं x की वैल्यूज को कम करूंगा, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू में नहीं रख सकता हूं, तो मुझे 3 से छोटी वैल्यू रखते जाऊंगा मैक्सिमम जब मैं 3 रखूंगा तब तो आंसर 0 आ गया। अब मैं 3 से कम वैल्यू आ रहा हूँ, 0 रखा, फिर मैंने -1 पे आया, -2 -4, तब ये आंसर बड़ा होते जाएगा धीरे 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 करके। ठीक है। तो उल्टी डायरेक्शन में काम चल रहा है। बट हाँ, मैक्सिमम आंसर अगेन इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यदि मैं माने सपोज फॉर एग्जांपल मैंने -100 रख लिया तो 103 हो गया, तो आंसर बड़ा हो गया। तो मैं कह सकता हूं जैसे जैसे मैं x की वैल्यू नेगेटिव साइड में ले जा रहा हूं, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता हूं, तो इसका आंसर बढ़ रहा है और इसकी भी मेरे पास रेंज सेम आ रही है। यहां तक तो क्लियर है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे, अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। यहां पे अपना थोड़ा सा काम बिगड़ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये है क्वेश्चन 4 - x² का रूट।
ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। अब यहां पर अभी देखो लीनियर था, है ना ये, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का केस आ गया, एक्स की पावर 2 आ गई स्क्वायर रूट के अंदर। अब इस केस में अपन कैसे इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे? डोमेन का तो मैंने आपको बेसिकली केस इसका बता दिया था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन में डोमेन निकालने का पैटर्न क्या होता है। दो फॉर्मूले मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूले बता दिए थे, उन दोनों फॉर्मूलेस को आप अप्लाई करके डोमेन तो निकाल सकते हैं ना। अब रेंज के लिए मैं क्या बता रहा था कि मेरे को फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यदि अपन एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि तो मिनिमम वैल्यू है इसकी क्या जाने वाली है। मिनिमम वैल्यू तो मैंने आपको बता रखा है 0, 0 से छोटा आंसर इसका नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा आंसर। अब मुझे ये चेक करना है कि इसका मैक्सिमम आंसर कहां तक जाने वाला है। तो आपको इसके लिए थोड़ी सी एक्स की वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल करके पुट करके पहले चेक करना है। तो यदि मैं एक्स की वैल्यूज देखता हूं तो क्या देखता हूं, यदि मैं 0 रखता हूं तो इसका पहले तो ऐसा कर लीजिए आप, इसका मैक्सिमम आंसर निकाल लीजिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा ऐसा सोचिए, ये मैक्सिमम कब होने वाला है। मिनिमम तो मुझे पता है 0 है, ऐसा करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लीस्ट होगी। ये बात तो क्लियर ना, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लीस्ट हो जाएगी तो 4 माइनस लीस्ट विल बी द मैक्सिमम आंसर। तो मुझे इसको लीस्ट करने के लिए इसकी लीस्ट वैल्यू देखती है, और एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगी। ठीक है बात, क्योंकि स्क्वायर में, तो इसकी यदि लीस्ट वैल्यू 0 रखूंगा तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 4 होता है मेरा 2। तो मैं कह सकता हूं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 आने वाली है। 2 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू 0 है। तो आपको माइंड में ऐसा सोचना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है और मिनिमम क्या आने वाली है। मिनिमम का तो हमको डायरेक्ट वैसे ही पता है, उसमें तो सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे बस सोचना है कि मैक्सिमम क्या आने वाली। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली, मैंने देख लिया है कि 2 से बड़ा आंसर इसका नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 4 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली, 2 आने वाली। तो 0 2 बात खत्म, इतना सा आपको सोचना है। तो इसकी जो वैल्यू 0 to 2 के बीच में रहेगी, इसके अलावा इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये इसकी रेंज हो गई, सिंपल सा पैटर्न है। एक तरीका और होता है कि आप इसको y के इक्वल करके फिर स्क्वायरिंग को बोथ द साइड करके निकालो, बट उसमें आप वैसा भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें मिस्टेक हो जाती है 2-3 बार। बट अपन वो पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपल सा मैंने क्या लॉजिक बताया, आपको बस ये देखना है कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहने वाली है। मिनिमम का तो आपको मैंने डायरेक्ट बता रखा है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, मिनिमम 0 ही होगा इंक्लूडेड। मैक्सिमम के लिए आपको देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगे कि इसका मैक्सिमम पैटर्न क्या बैठ रहा है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये वाला केस अपन देखते हैं। तो इसमें मुझे ये समझ आता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहने वाली है। मिनिमम वैल्यू तो मैंने बता रखा आपको 0 रहने वाली है, यहां तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब मैक्सिमम के लिए आपको देखो एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मैं एक्स की वैल्यू कहां तक पुट कर सकता हूं, टिल इंफिनिटी जा सकता हूं एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो यदि मैं एक्स की वैल्यू डिफरेंट पुट कर रहा हूं, है ना, बड़ी वैल्यूज रख सकता हूं ना, कोई टेंशन थोड़ी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। जब मैं एक्स की वैल्यू में पुट कर रहा हूं तो मेरा आंसर बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और मेरे डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। तो मैं मतलब 0 से ले मतलब अच्छा इसकी तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है, मतलब मैं कोई भी आंसर अचीव कर पाऊंगा, नेगेटिव तो नहीं जा रहा हूं, बट हाँ जैसे से मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, कहां से बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू एक्स की क्या पुट करोगे आप, 2 पुट करोगे ना, 2 से छोटी तो रखोगे नहीं क्योंकि अदरवाइज नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो मैं 2 से जब बड़ी वैल्यू कर रहा हूं तो 2 3 या फिर अपन माइनस में भी जा सकते हैं, 2 से छोटी मतलब 2 से छोटा वाला माइनस है ना, तो -2 -2 -3 -4 वैसे कर सकते हैं। तो उस केस में भी इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और टिल इंफिनिटी तक क्या आंसर जाएगा। तो आपको ऐसा सोचना है कि इंफिनिटी तक जा पाएगा तो 0 to इंफिनिटी है अगेन इसकी रेंज है। बस इतना छोटा सा काम था, आपको इस पैटर्न से फॉलो करके थोड़ा सा काम सोचना है और आपका काम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न था, जब आपके पास स्क्वायर रूट का कोई फंक्शन आएगा तो उसकी रेंज निकालने का पैटर्न आपने सबने ऑब्जर्व यदि कर लिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मिनिमम वैल्यू तो सब में 0 ही रह रही है। ठीक है बात। अब अपन दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा केस जो मेरे पास है वो है रैशनल फंक्शन का, है ना, वहां थोड़ी सी और प्रॉब्लम आती है, उसका पैटर्न एक और देख लेते हैं। तो यदि रैशनल फंक्शन की बात करें तो मेरे पास कोई एक रैशनल फंक्शन मिलता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया f of x = x - 2, ये केस ले लिया। अब अपन को उसकी रेंज फाइंड आउट करना है ना। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कहां से कहां तक होने वाली है। तो यदि मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो आपको सिंपल सा लॉजिक मैंने बता रखा था लास्ट क्लास में कि x की वैल्यू 3 नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मतलब x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। 3 के अलावा सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्लियर कट है कि इसका डोमेन होगा वो r-3 आएगा। डोमेन तो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में अपने अच्छे से देख लिया था। अब बात आ रही रेंज की।
रेंज डिस्कस करने के लिए मैंने आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ रैशनल फंक्शन में ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो जब भी आपको रैशनल फंक्शन की रेंज निकालना है तो आपको उस फंक्शन को y के इक्वल करना है। क्या करना है? y के इक्वल करना है। अब आपको माइंड में दो बातें जो बता रहा हूं उसको याद रखो। x डिनोट्स डोमेन, y डिनोट्स रेंज। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो x की वैल्यू है वो डोमेन है, y की वैल्यू रेंज है। आप ऐसा भी माइंड में सेट रख सकते हैं। अभी तक मैंने बताया था द वैल्यू व्हिच टेकन बाय द x इज डोमेन, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द f ऑफ x इज रेंज। अब मैं बता रहा हूं द वैल्यू ऑफ x इज डोमेन, द वैल्यू ऑफ y इज रेंज। ये भी कह सकता हूं। अब माइंड में आप ऐसा सोचेंगे, अपन जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसमें आपको ये माइंड में सेट रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। मतलब क्वेश्चन को वाइस वर्सा करते रहो। करिए, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मेरा केस आ गया है। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने साइड ट्रांसफर कर लिया है। साइड ट्रांसफर करने के बाद मैंने x कॉमन ले लिया है और मैंने सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपको बेसिकली आता ही होगा। अब मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को देखो डायरेक्टली चेंज कर दिया है। अब ये फंक्शन x में था, फंक्शन मेरा y में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको वही सोचना है जैसे अपन डोमेन में सोचा करते थे। तो डोमेन में अपन कैसा सोचते थे, हम ये सोचते थे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, है ना। अब यहां पर इस वाले केस की यदि बात करूं मैं, तो इस केस में मेरा y डोमेन डिनोट करेगा, मेरा x रेंज डिनोट करेगा। बट मुझे उससे क्या करना है, एक्चुअल तो y रेंज है, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो y तो रेंज है। बट भूल जाओ, अब आप इसको ध्यान में रखो। बस आपको डोमेन निकालना आता है ना, वही पैटर्न यहां फॉलो करो। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे हम, डोमेन निकालने के लिए हम सिंपली कहते थे कि भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और जब स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट का आंसर हमारा नेगेटिव ही जाएगा। बस इतनी सी बात हमने देखी थी। तो वही पैटर्न यहां फॉलो कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात देखना, दैट्स ऑल। और यदि y की वैल्यू 1 नहीं होगी तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब रेंज क्या हो जाएगा, r माइनस, बस ये आपका रेंज आ गया, बात खत्म। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने उस क्वेश्चन को डोमेन वाला जो मेरा फॉर्मेट था, जो मैंने पहले पढ़ चुका हूं, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बस डोमेन निकालने का पैटर्न आपको आता ही है कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना है, दैट्स ऑल। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। जब आपके पास रैशनल फंक्शन आएगा, आप उसको y के इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। फिर जो डोमेन का पैटर्न हमें पता है उसको फॉलो कर लेंगे। तो इस पैटर्न का आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं मन से, है ना। बट यहाँ पे भी मैंने लीनियर ही सिखाया आपको ना, दोनों जगह जो डिग्री मैंने रखी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री 1 रखी है। तो इस पैटर्न में आपको आसानी से आ जाएगा। अब मैं आपको बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो आपको आगे जाकर के चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में आपको जो कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां पर आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। तो आप आगे जाकर के पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर एंड ऑल, है ना। तो वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो लगेगा और इसको समझना बहुत जरूरी है ना। ये कॉन्सेप्ट तो क्लास 10th का ही है, बट 10th क्लास में बच्चे इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना। 10th क्लास की एनसीईआरटी वगैरह में इतना डेप्थ में नहीं दिया है, तो मैं आपको अभी अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर के आपको काम आना। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, जनरली तो आपको क्वाड्रेटिक ही दिया होगा, तो अपन क्वाड्रेटिक का ही डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक हो, बट अभी जो काम आने वाला अपना क्वाड्रेटिक काम आना है, तो क्वाड्रेटिक को अपन डेप्थ में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अपन उसकी डोमेन और रेंज की बात करने वाले हैं। डोमेन मैंने आपको बता ही दिया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन की टेंशन लेना नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो रियल नंबर अपना आंसर होता है ना, उसमें तो अपन जा नहीं रहे अभी। तो डोमेन डिस्कस नहीं कर रहे, रेंज में अपन बना रहे हैं। अब रेंज के लिए अपन को क्या देखना होगा, अपन को पॉलिनोमियल का ग्राफ देखना होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की यदि मैं बात करूं, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी केस ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने सपोज, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना सिखा दे रहा हूं, फिर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा इससे रिलेटेड जो आपको याद करना है, तो आपको डायरेक्टली विद इन 5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग में लगानी पड़ेगी, है ना। तो वो मैं थोड़े शॉर्टकट बता दूंगा, वो आप थोड़े अप्लाई कर लेना। तो शॉर्टकट बताने से पहले अपन देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो ग्राफ बनने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है।
पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो a का साइन ध्यान रखना है। तो यहां पर a आपको पता है ना बेसिक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, ये तो होता है। तो उसमें a का साइन सबसे पहले देखना है। तो a का साइन यहाँ पे क्या आपको पॉजिटिव दिखता है ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो a पॉजिटिव है। यदि a पॉजिटिव होगा तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो अपवर्ड जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यदि a क्या होगा पॉजिटिव होगा तो, और यदि a नेगेटिव होगा, दिस इज फॉर a ग्रेटर देन 0, और यदि a नेगेटिव होगा तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा इस पैटर्न से। पहले तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है बात। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो नेगेटिव से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या दिक्कत है? बट बेटा वो जो माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करते थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। देखो बहुत बेसिक छोटी सी बातें बता रहा हूं, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कभी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पॉलिनोमियल का। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो आंसर आएगा, रूट्स आएगा, तो दो डॉट बनेंगे, ठीक है बात। इसका ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसमें तो x की स्पेसिफिक वैल्यू ही पुट होगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ पॉलिनोमियल का बनता है, इक्वेशन का नहीं बनता है, ठीक है बात। यहां पे यदि मैं y कर दूं तब ये मेरा केस पॉसिबल है, इस केस में बन सकता है मेरा ग्राफ, बट ये दोनों ही केस अलग अलग है, बोथ द केसेस आर डिफरेंट, ठीक है बात। तो ये मत कहना कि सिर्फ माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये केस गलत हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस अलग होंगे जब यहाँ a पॉजिटिव और a नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको बता दिया अपवर्ड डाउनवर्ड। अब इसके बाद जो दो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब मुझे पैराबोला बनने वाला है, तो पैराबोला बनने वाला है तो आपको दो एक ही स्पेसिफिक, अपन डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं, तो एक ही स्पेसिफिक चीज आपको, ये जो कोऑर्डिनेट बता रहा हूं बस ये याद रख लीजिए, इसको लिख लो -b/2a -d/4a। इसका अपन डेरिवेशन करेंगे आगे क्लासेस में जब अपन डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अपन जब चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद इसका मैं डेरिवेशन आपको सिखा दूंगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन लगेगी इसमें। हालांकि 11th क्लास में कुछ बच्चों ने पढ़ चुका होगा क्वाड्रेटिक में। तो -b/2a -d/4a ये कोऑर्डिनेट याद रख लो। ये किसके कोऑर्डिनेट है ये मैं आपको बताता हूं। तो जब मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो क्या होता है बेसिकली, तो लेट्स टेक कोई मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये जो लीस्ट पॉइंट होता है ये होते हैं कोऑर्डिनेट लीस्ट पॉइंट के। किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? ये लीस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है बात। मतलब ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट अपने पास यहां पर आ गया है, अब यदि मैं इसको इस पैटर्न में प्लॉट कर दूंगा तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसको डिनोट करने वाला है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। -b/2a -d/4a ये जो पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। बस अपना सारी कहानी इसी पॉइंट से चलने वाली, रेंज निकालने के लिए। अब देखो अपन बात कर रहे थे रेंज की, मैं कहां पर लेके आ गया आपको। अब जब मैं इसकी रेंज की बात कर रहा हूं तो रेंज की बात के लिए आपको क्या देखना है। सपोज मेरे पास ये ग्राफ दे रखा है, कोई आपसे पूछे बताओ इस पॉलिनोमियल की रेंज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसकी रेंज मुझे दिखती है तो वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टिल इंफिनिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। बट जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू क्या है? लीस्ट वैल्यू -d/4 है। किस वैल्यू के लिए है वो? -b/2a वैल्यू के लिए। d आप सबको पता ही है, 10th क्लास आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है, d(b²-4ac) होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली बस इतना सा फाइंड आउट करना है। पहला काम आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहला काम आपको फाइंड करना है साइन ऑफ a, कि a का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि a का साइन पॉजिटिव है मतलब ग्राफ किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है। a का साइन यदि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है बात। दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया? सेकंड पॉइंट आप क्या करेंगे? आप आंसर निकालेंगे -d/4a का, ठीक है। -d/4a इन दैट केस विल बी डिनोटिंग द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है, तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी -d/4a टिल इंफिनिटी। ये वाला केस है, इस केस में रेंज क्या हो जाएगी? कहां से कहां तक जा रही है? -इंफिनिटी टिल -d/4। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना। तो अपन इस केस, इस बेस पे अपन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, लीस्ट वैल्यू तो -इंफिनिटी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, लीस्ट वैल्यू -d/4 है। बस एक छोटा सा जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, किस पॉइंट पर है
ये पॉइंट भी आपको याद रख सकते हो, तो अच्छी बात है। माइनस डी बाई टू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ग्राफ प्लॉट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैंने फॉर्मूला बताया इसको आप बस याद कर लो, ये छोटी सी ट्रिक है। अपन एक क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करके देख लेते हैं इस पे बेस पे। तो अपना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। अब इसकी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है रेंज। तो अपन को क्या करना है, मैंने दो ही आपको पॉइंट बताए। पहला पॉइंट है आपको ए का साइन फाइंड आउट करना है। तो ए का साइन आपको क्लियर कट दिखता है कि ए का साइन तो पॉजिटिव है, ए का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो अपवर्ड जाएगा। बना के नहीं देखना है, हमें क्या करना बना के, हमें तो रेंज निकालनी है। अपवर्ड जाएगा मतलब कि टिल इंफिनिटी जाने वाला है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है, माइनस डी बाय 4 है। लीस्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी बाय 4 है। डी की वैल्यू आप निकालो फटाक से। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस, ये सबको पता ही है, बी हो गया 1, 4 बी माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 ए हो गया 1, सी हो गया -6, कितना आ गया है 25 आ गया बस, ठीक है। और माइनस डी मतलब अपॉन 4 इंटू 1, दैट्स ऑल। तो ये तो होगी मेरी लीस्ट वैल्यू। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा रेंज का, कॉमा खत्म। इतना सा काम आपको करना है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि कैसे आपको डोमेन और रेंज निकालना है ना। डोमेन तो आपको पता ही है, ऑल रियल नंबर हम उस पर रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये अपना केस हो गया है जब पॉजिटिव था। इसी क्वेश्चन को यदि मैं चेंज कर दूं, लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 6, सपोज ये हमारा ग्राफ आ। इस केस में अपन डोमेन रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन तो आपको पता ही है, डिस्कस नहीं कर रहे। रेंज के लिए क्या करना, सबसे पहले डी निकालना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो वो यही आएगा, सेम आंसर आ गया। बट इस केस में अब माइनस डी बाय 4 ही है, बट अपनी रेंज बदल जाएगी। अब रेंज कैसे बदल जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ गया, ए का मतलब ग्राफ कहां जाने वाला है, डाउनवर्ड जाने वाला, आपको मैंने बता दिया। और डाउनवर्ड जाने वाला मतलब ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी। बस इतना सा काम आपको करना और कुछ भी नहीं करना। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके थ्रू आप रेंज निकाल सकते हैं, कोई भी आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा। तो डोमेन एंड रेंज टॉपिक आप आई थिंक आप क्लियर हो रहा है। एक स्पेसिफिक केस में और डिस्कस कर लेता हूं जो जनरली आपके काम आता है, क्योंकि जो मैं पैटर्न बेटा भी डिस्कस कर रहा हूं ये वो पैटर्न है जो मोस्ट कॉमनली रेंज निकालने में आपको काम आने वाले हैं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लेता हूं जो बहुत जगह आपको लगने वाला है। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन का मैंने देख लिया था। मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज आपको पता है, पॉजिटिव मतलब 0 टू इंफिनिटी जाएगा, वो तो है ना, वो तो अपन को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्वायर रूट अपन ने देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपन ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस कर रहा हूं बस। तो स्पेसिफिक केस क्या है, मैं tan cos x सब पे नहीं जा रहा हूं, जो मोस्ट कॉमनली आपके लगने वाला है मैं उस पे जा रहा हूं। अदरवाइज वो एक सेपरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डोमेन एंड रेंज। अपन साइन और cos की बात करने वाले हैं बस। तो मेरे पास फंक्शन है sin x। तो आप सबको पता है डोमेन की तो कोई टेंशन नहीं है, आर रियल नंबर होता है, क्योंकि आपको sin x का ग्राफ सबको पता ही है ना। ये तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, इसका ग्राफ तो ऐसा जाता है, ये सब आपने पढ़ ही रखा है। तो डोमेन टेंशन नहीं है, रियल नंबर होते हैं। रेंज आपको पता है इसकी -1 से 1 होती है। कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, ये भी आपको पता है। सेम होता है cos x के लिए। मैं दो स्पेसिफिक केसेस डिस्कस कर रहा हूं। आप सबको sin x और cos x का ग्राफ तो पता ही है। अब तो यदि sin x और cos x की रेंज पूछेगा वो तो आप बता दोगे भाई -1 से 1 है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो ये कि सपोज उसने बोल दिया बताओ 2 sin x की क्या है रेंज, तो आप फटाक से बोल दोगे -2 to 2, ठीक है। और यदि 3 cos x कर दिया तो आप बोल दोगे -3 to 3। ये तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपको पता है यदि sin x -1 to 1 जाएगा तो 2 sin x -2 to 2 जाएगा, ठीक है बात। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जो बेसिक केस जो एग्जाम में आता है और जहां पे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास 11 से लिया हुआ है ना, वो मैं आपको बताता हूं, ये आगे काफी काम आएगा। तो जो केस है वो ये है sin x प्लस cos x। तो जो फंक्शन आता है वो ऐसा आता है sin x प्लस cos x। यहां बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो sin x प्लस cos x की आप बोलो बेटा इसका रेंज बताओ, यहां बच्चे जनरली कंफ्यूज जाते हैं, वो उसका परफेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। ये अपन स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। तो या तो इस पैटर्न का आ जाएगा या क्वेश्चन आ जाएगा sin x
1/√2 sin x है ना, माइनस 1/√2 cos x, इस टाइप से आ गया। या फिर यहाँ पे वो कर देगा 1/2 है ना, या फिर यहाँ पे वो कर देगा √3/2। मतलब इस पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। तो इन पैटर्न को करने का तरीका क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी। इसमें आपको बेसिकली करना क्या होगा, इस पूरे फंक्शन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। या तो वो पूरा की पूरा साइन हो जाए या पूरा की पूरा कॉस हो जाए, तब अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स की डोमेन और रेंज क्या है। तो मैं करने क्या वाला हूं, यहाँ पे स्पेशल आइडेंटिटी अपने ट्रिग्नोमेट्री अपने पढ़ रखी क्लास 11 पे, उसका यूज कर रहा हूं। तो क्या करने वाला हूं मैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, ये जो कोफिशिएंट दे रखे हैं इनका स्क्वायर करूंगा मैं, ऐड करूंगा और स्क्वायर रूट करूंगा, तो कितना आंसर आता है, √2 आता है। ये कुछ नहीं डिनोट करता है, ये हाइपोटेनस को डिनोट करता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो पता चल जाएगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस फंक्शन में √2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई बाहर हो गया और डिवाइड यहाँ पे हो गया इस पैटर्न से। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, कर सकते हैं, है ना। अब इस पूरे को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। कौन सी आइडेंटिटी देखो आपको दिखती है, sin a cos b plus cos a sin b दिखती है। यहाँ पे 1/√2 आपकी इच्छा है, आपको लेना है तो cos 45 ले लीजिए या sin 45 ले लीजिए, डिपेंड करता है आप कौन सी आइडेंटिटी बना रहे हैं, sin a plus b बना रहे हैं या cos a minus b। तो अपन sin a plus b बनाते हैं। sin a plus b क्या होता है, sin a cos b cos a sin b। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin a cos b प्लस cos a sin b लिख सकता हूं। ये √2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा sin x plus π/4 कह सकता हूं। अब यदि sin x plus π/4 हमें से क्या मतलब है, हमें से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन की रेंज हमें पता है -1 to 1 होती है, इसकी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि साइन फंक्शन की रेंज -1 to 1 है तो √2 into sin x plus π/1 की रेंज क्या होगी, ये होगी। खत्म, सिंपल सा तरीका था। इसमें शॉर्टकट ये भी अपना सकते हैं, कई जगह डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि आपको डायरेक्टली इनका स्क्वायर रूट करके जो √2 जो नंबर आ जाता है इसको प्लस माइनस में करके लिख दो, रेंज आ गई। बट ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए, कई जगह भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कई जगह लगेगा, ये जो पैटर्न है काम आएगा, तो आपको ये थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए। एक और मैं एग्जांपल इसको ट्राई करके दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो 1/2 sin x minus √3/2 cos x पैटर्न दे रखा है। आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं हाफ हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ क्वेश्चन को, इसको मैं √3 यहाँ कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, मैंने पैटर्न क्या बताया आपको, पैटर्न मैंने बताया है कि ये जो कोफिशिएंट होंगे इनके स्क्वायर करेंगे, आप ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे। तो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। अब कौन सी आइडेंटिटी दिखती है, sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b sin a cos b, cos में 1/2 किसकी वैल्यू है, cos में 1/2 अपनी होगी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मेरा कितना हो गया, π/3 और ये 2 आ गया। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -2। खत्म, इतना सा काम था। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं लोग रेंज, या फिर इस पैटर्न को आप फॉलो करें, यहाँ से कर लें। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, जनरली एग्जाम में आता है। तो आई थिंक आपको रेंज पैटर्न अब तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने बेसिक क्वेश्चन जो रेंज से रिलेटेड सारे डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसे कर रहे हैं लग रहे हैं आपको, कमेंट जरूर करिए, है ना। आप कहाँ पे पढ़ते हैं, किस स्टेट के हैं, किस स्कूल के हैं, थोड़ा कमेंट सेक्शन मुझे डालिए, तो मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन कौन से बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। और जनरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखें और अच्छे लगे हैं तभी शेयर करिए, है ना। ओके, गुड डे।